नमस्कार दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में, भोर की बात में। अगले आधे घंटे तक हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आज सैटरडे है, सप्ताह का आखिरी दिन, और आप लोगों ने बहुत सारे प्लान किए होंगे। तो मुझे खुशी है कि आप लोग मुझसे जुड़ चुके होंगे। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा नमस्कार, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। तो आज सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि अखबारों में छपा क्या है। शनिवार का दिन है और शनिवार जो है वो थोड़ा सा आराम का दिन होता है, वीकेंड होता है। अब तो बैंक में भी शनिवार और इतवार 2 दिन छुट्टी हो रही है। तो ये नवभारत टाइम्स में है। इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो है, रेप में बीजेपी विधायक को 25 साल की कैद हो गई है। जी हाँ, सोनभद्र की दुद्धी सीट से भारतीय जनता पार्टी रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में MP MLA अदालत ने 25 साल कैद की सज़ा सुनाई है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। और जुर्माना का पैसा जो है वो रेप पीड़िता को दिया जाएगा। तो एक ये है खबर। दूसरा, मथुरा में ईदगाह के सर्वे पर रोक नहीं। ये एक वीडियो हमारे उस पर पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने रंजना अग्निहोत्री से बातचीत की है। और संसद का बवाल अभी भी जारी है। संसद में बवाल का प्लान B भी था, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो ये खबरें जो हैं इसमें छपी हैं। अब आइए जागरण में दिखा देता हूँ जागरण में क्या क्या खबरें छपी हैं आपको। तो जागरण की जो मेन खबरें हैं वो ये है, पहले ही खबर है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के सर्वे पर के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बाकी जो है इनके विज्ञापन छपे हुए हैं। तो पॉपुलर अखबार है इसलिए विज्ञापन काफ़ी छपते हैं। दूसरा पेज इन्होंने मुख्य बनाया है, तो उसमें इन्होंने भी जो है विधायक रामदुलार गोंड को जो 25 साल की सज़ा हुई है उसको इन्होंने पहले स्थान पे दिया है। और दूसरा खबर इन्होंने लगाया है कि वन विभाग के दैनिक कर्मियों को 18,000 रुपये मिलेंगे। ये वन विभाग की तरफ से कल हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसमें दैनिक भोगी लोगों को 18,000 रुपये देने की बात आई है। वन विभाग के 36,000 से अधिक जो कार्यरत दैनिक भोगी कर्मी हैं उनको राहत मिलेगी। अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मनोज सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया है कि वन विभाग के जिन दैनिक कर्मियों की छठे वेतन आयोग से 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं, इन सभी को 1 अप्रैल 2018 से बकाये सहित प्रतिमाह 18,000 रुपये वेतन दिए जाएंगे। और जो सेवा में नियमित हो चुके हैं उन्हें भी इसी दर से बकाये का भुगतान किया जाएगा। और ललित और महेश ने रचा था संसद की सुरक्षा में सेंध का षड्यंत्र। ये छापा है इन्होंने। महेश भी कोई है, वो अरेस्ट हो गए हैं। और इसके मास्टरमाइंड जो है वो ललित झा पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कॉन्क्रीट सबूत सामने नहीं आया है या रखा नहीं गया है पब्लिक के सामने, जिससे ये साबित हो कि इनका कोई ऐसा वैसा कनेक्शन या आतंकी कनेक्शन हो। बहरहाल जांच जारी है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट आने पर ही जो है सही बात पता चल पाएगी। और दैनिक जागरण अखबार में महिला जज के यौन शोषण के आरोप पर CJI ने मांगी रिपोर्ट। एक जज हैं उत्तर प्रदेश की जो बाराबंकी में जब पोस्टेड थी, अभी तो शायद बांदा में है, तो उनको काफ़ी परेशान किया गया जिला जज के द्वारा तत्कालीन। तो उस पर उन्होंने 2 पेज की एक चिट्ठी लिखी थी। और चिट्ठी में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को चिट्ठी लिखी थी उन्होंने। और उसमें उन्होंने स्वेच्छा मृत्यु की मांग की थी, सम्मानजनक तरीके से मृत्यु की मांग की थी। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण अगर मामला है ये, अगर इसमें कोई सच्चाई है तो। क्योंकि अगर महिला जज सुरक्षित नहीं है और महिला जज शोषण और प्रताड़ना के चलते अगर वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से जो है मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब जो है जिन्होंने रिपोर्ट मांगी है हाई कोर्ट के जज से, तो हाई कोर्ट के जज साहब जो है उस पर निश्चित रूप से उसको अच्छी तरह से देखेंगे। और अगर ऐसा है, ऐसा पाया जाता है, अगर इसमें कोई सच्चाई है इस आरोप में, तो उन माननीय जज को तो चलिए अमर उजाला पे बढ़ते हैं। अमर उजाला पे भी वही खबर है, श्री राम जन्मभूमि ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से श्री कृष्ण जन्मभूमि
ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का अनुसार, नाबालिग से दुष्कर्म में भाजपा को विधायक को 25 साल की कैद। ये 2 खबरें हैं, बाकी विज्ञापन है अमर उजाला में। और अंग्रेजी अखबार अगर उठाएं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में देखते हैं क्या छपा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो पहले पेज पे है वो काफ़ी बड़ा विज्ञापन है सेल का, ऑल थिंग्स क्रिसमस की सेल। फिनिक्स प्लासियो है यहाँ पर एक मॉल आलमबाग में, उसके बारे में ये पूरे पेज का विज्ञापन है। दूसरा पेज भी इनका वो है, ओपन अपोजिशन 6 शाह रिमार्क ऑन ब्रीच स्टॉल पार्लियामेंट अगेन। अब जो बवाल हुआ है उस पर गृह मंत्री का बयान मांगा जा रहा है और मांगा जा रहा है कि अमित शाह जो है बयान दें। कल वो जो सांसद थे उन्होंने प्रदर्शन भी किया। और इन्होंने भी दूसरी खबर जो छापी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, एससी रिफ्यूज टू स्टे ऑर्डर ऑन सर्वे ऑफ ईदगाह इन मथुरा। तो ये भी है, बीजेपी वाले दूधी एमएलए के बारे में भी इनको खबर है। अच्छा, इसमें एक अच्छी खबर ये छपी है कि 1000 ट्रेन जो है वो ऑपरेट किए जाएंगे अयोध्या से पहले 100 दिन में, जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद से। और गोरखपुर को गिफ्ट दिया गया है, योगी जी ने गिफ्ट दिया है क्रूज का रामगढ़ ताल में। तो इसके बारे में भी जो है ये खबर है। इसमें भजन लाल की ओथ का फोटो जो है वो छपा है और यही सब खबरें हैं इसमें। हिंदू में आते हैं, प्रोटेस्ट रॉक पार्लियामेंट ओवर सिक्योरिटी ब्रीच रो, ये भी है। सेंट्रल टीम्स एंडोर्समेंट सो वी वर्क एफिशिएंटली, स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनका बयान छपा है पहले पेज पे। इंडिया का एक्सपोर्ट्स जो है 2.83% नवंबर में गिर गया है, ये भी छपा हुआ है इसमें, गुड्स एक्सपोर्ट का। अच्छा, एक बयान इन्होंने छापा है माधवराव सिंधिया का। माधवराव सिंधिया ने जितने एयरपोर्ट हैं सबको वार्निंग दी है, या मतलब एडवाइजरी जारी की है, जो भी कह लीजिए, या चिट्ठी लिखी है या निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइंस जारी किए हैं कि भाई देखो, एयरपोर्ट पे पहले जो है यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखिए। कमर्शलाइजेशन का नहीं, कमर्शलाइजेशन का मतलब कि जब आप दुकान खोल दीजिए और कुछ ऐसा चीज़ खोल दीजिए वहाँ अंदर जिससे आपको कुछ पैसा मिले और बदले में यात्री को जो है लाइन लगानी पड़े और भीड़ भाड़ रहे एयरपोर्ट पे, तो ये ठीक नहीं है। इसको पहले ध्यान में रखा जाए, यात्री सुविधाओं का ख्याल पहले रखा जाए। और अगर फालतू कोई ऐसा आउटलेट है खाने पीने का या किसी भी चीज़ का दुकान दौरा है तो उसको बढ़ा दीजिए और पैसेंजर्स फैसिलिटीज़ को जो है उसको इंक्रीज करिए। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ आल्सो टोल्ड एयरपोर्ट्स टू इंश्योर दैट द रिटेल शॉप डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट पैसेंजर मूवमेंट। जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उससे पैसेंजरों के फ्लो में आने जाने में उसमें कोई बाधा ना पहुँचे। तो ये कुछ खबरें हैं जो मैंने आपको सुनाई। यहाँ पर पहली खबर जो आपको मैं बता देता हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, तो उसमें जो है अब 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस बात की सुनवाई के लिए बैठेगा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और शाही ईदगाह वाले मामले में, कि कोर्ट ऑफ कमिश्नर जो हैं कौन कौन अपॉइंट होंगे। 3 संभवतः अपॉइंट होने वाले हैं और ये तीनों लोग जो है अपॉइंट किए जाएंगे। उसके बाद सर्वे का तरीका क्या होगा उस पर बताया जाएगा, सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कैसे होगी उसके बारे में बताएंगे, और मतलब सर्वे करेंगे उसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगी। एक तरह से मतलब संवैधानिक या यूँ कहें कानूनन वो है, एक तरह से संस्था बन जाएगी वो, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। जो किसी से भी गवाही ले सकती है, किसी से भी कुछ मांग सकती है, कोई से मना नहीं कर पाएगा बताने से या देने से। तो ये होगा और ये अपनी रिपोर्ट जो है उसमें देंगे कोर्ट में, और कोर्ट में रिपोर्ट देने के बाद जो है उसके बाद कोर्ट जो है उसका ASI सर्वे कर सकता है अगर इन लोगों ने कहा तो, जैसा कि ज्ञानवापी में हुआ है वाराणसी में। और ज्ञानवापी में जो है अगले 1-2 दिन में मेरे ख्याल से वो ASI सर्वे की रिपोर्ट जो है वो दाखिल होने वाली भी है। तो
इसके खिलाफ जो ये गुरुवार को फैसला आया था हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसके खिलाफ जो है मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया यूं मना, इसमें लिखा है। अहमदी साहब थे, अहमदी पीठ, हुफैज़ा अहमदी। हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कुछ अंतरिम आदेश दिए हैं जिनका केस के परिणाम पर असर पड़ सकता है। पीठ हाई कोर्ट को बताइए कि मामला हमारे सामने 9 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अहमदी हम कई बार उन्हें यह बता चुके हैं। पीठ उन्हें कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन के बारे में जानकारी दीजिए। अहमदी पीठ ज़्यादा पुष्ट तरीके से दखल दे। पीठ पहले भाग में हमने कहा है कि मामला 9 जनवरी की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। यह भाग बिल्कुल स्पष्ट है। यदि विपरीत आदेश पारित होता है तो आपको छुट्टियों के दौरान सुनवाई की प्रक्रिया का पता है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह कमेटी से कहा है कि ईदगाह के आदेश को उसके समक्ष औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश को ईदगाह कमेटी से कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश को उसके समक्ष औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दी गई है। 18 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए। भविष्य में कोई समस्या आएगी तो बताइएगा। SLP फाइल की थी तो हाई कोर्ट ने दिया है 3 सदस्यीय एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की 3 सदस्यीय टीम से सर्वे कराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे के तौर तरीके तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की। सर्वे वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तर्ज पर किया जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब सर्वे की कार्रवाई पर आगे बढ़ा जाएगा। अब तक 9 याचिकाएं दाखिल हुई हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में, और तमाम पक्षों की मथुरा कोर्ट में 9 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। लखनऊ की निवासी रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व वाले 13.37 एकड़ जमीन पर जो विवादित है अपना दावा करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए याचिका दी है। और रंजना अग्निहोत्री जी से हमने कल बात की थी यूपी न्यूज़ 9 पे, तो ये पूरी बातचीत में उन्होंने बताया है कि पूरा मामला क्या है और हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है, हाई कोर्ट के डिसीजन का मतलब क्या है और कितने दिन में ये सर्वे हो जाएगा। और तो ये सारी बातें उनसे मैंने टेलीफोनिक टॉक की थी। तो वो वीडियो हमारे यूपी न्यूज़ 9 के चैनल पे पड़ा हुआ है और उसका लिंक मैं आज इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में। तो आप चाहें तो देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटी कि क्या मामला है और क्या विवाद है। तो एक लुब्बे लुबाब ये है कि पहले अयोध्या में तो खैर राम मंदिर अब 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। उसके बाद ज्ञानवापी को लेकर भी ASI सर्वे हो गया। अब ASI की रिपोर्ट आती है, उसके बाद कोर्ट का जो फैसला आएगा वाराणसी जिला कोर्ट का, तो उस पर बात फिर आगे बढ़ेगी या जो भी होगा। और तीसरा अब जो है मथुरा पे भी आ गया है कि मथुरा में भी कोर्ट ने कह दिया कि साहब आप जो है कोर्ट ऑफ कमिश्नर नियुक्त करिए, यानी प्रक्रिया यहाँ भी शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर है और इस खबर पे हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। तो चलिए अब ज़रा वो विधायक जी की बात कर लें। विधायक जी को जो 25 साल की सज़ा हुई है, तो अब तो उनकी विधायकी भी चली जाएगी, सदस्यता चली जाएगी। तो अगर उनकी सदस्यता उनकी तो जाएगी अगर मगर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपको तो पता ही है 2 साल से ऊपर की अगर सज़ा हुई तो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी, या MP हो या MLA हो। तो MLA साहब की सीधा विधायकी रद्द होगी। दुद्धी से सोनभद्र उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, और अगर विधायकी गई इनकी, तो उसके बाद ये चौथे विधायक होंगे इस मौजूदा विधानसभा के जिनकी विधायकी गई है। इसके पहले रामपुर से सपा विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे और स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम, मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक विक्रम सैनी को भी 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होने पर विधायकी गंवानी पड़ी थी। दुद्धी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 2022 में ये जीत मिली थी। ऐसे में विधायक को सुनाई गई सज़ा को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले साल 2017 में भाजपा और अपना दल एस गठबंधन से इस सीट से जीते हरिराम चेरो को भी आर्म्स एक्ट में 3 साल की सज़ा हो चुकी है। मतलब 2 कैंडिडेट खड़े किए NDA ने,
एनडीए का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस जो उनकी है अनुप्रिया साहब पटेल साहब की, तो इन दोनों से जो पहला उम्मीदवार था 17 में हरिराम चेरो, तो उसको भी जेल हो गई आर्म्स एक्ट में, और इनको जो है रेप केस में जेल हो गई। तो दोनों की सदस्यता गई। तो इस बार तो चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, किसको उतारते हैं कैंडिडेट, और जिसको उतारते हैं उस पर वहाँ की जनता भरोसा करती है कि नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो विधायक जी ने जो है जब सज़ा सुनाई जा रही थी तो कहा कि हम परिवार के मुखिया हैं और घर की जिम्मेदारियां हैं, तो हमें कम से कम सज़ा दी जाए। लेकिन जो अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि भाई जनप्रतिनिधि थे, उस वक्त भी थे, इनकी पत्नी जो है वो ग्राम प्रधान थी, तो और ये विधायक नहीं थे हालांकि उस समय, लेकिन आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार वार टाइप में जितने ग्राम प्रधान महिलाएं होती हैं, अगर वो शादीशुदा हैं तो असली ग्राम प्रधान तो उनके पति ही होते हैं, वही जो है प्रधानी चलाते हैं। महिला तो ज़्यादातर महिलाएं जो है स्टैंप होती हैं। तो एक तरह से ये ग्राम प्रधान की हैसियत में और इन्होंने ऐसा किया। 1 साल तक उसके साथ जो है गलत काम किया, और वो इसका नतीजा ये हुआ कि वो गर्भवती हो गई और उसके 1-8 साल की बच्ची है अभी। तो ये मामला था। अब जरा विधायक जी के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा बहुत, क्या क्या है मामला। विधायक जी पर आरोप ये 2014 में लगा था, जब वो प्रधानपति हुआ करते थे। उनकी पत्नी जो है सूरतन रासपहरी गांव की प्रधान थी, और रामदुलार के खिलाफ एक शख्स ने मेयरपुर थाने में अपनी नाबालिग बहन के साथ रेप की शिकायत दर्ज की थी। आरोप ये भी था कि बीते 1 साल से लगातार धमकी देकर रामदुलार किशोरी से रेप करते रहे। मामले की विवेचना कर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, और शुक्रवार को इसी मामले में 25 साल की सज़ा हुई, और ये बेचारे पहली बार विधायकी भी जीते थे। 2022 में इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता विजय सिंह गोंड को 6000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। 12वीं तक पढ़े रामदुलार ने चुनावी हलफनामे में अपना व्यवसाय खेती बताया था। रामदुलार भी गांव की प्रधानी संभाल चुके हैं, उनका पूरा परिवार मिलकर खेती करता है। विधायक बनने के बाद भी खेत में हल चलाते उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपए बताई थी विधायक जी ने। तो दुद्धी की सीट मुश्किल मानी जाती थी बीजेपी के लिए, क्योंकि वहाँ पर पहले से समाजवादी पार्टी का वो जोर था। बीजेपी के लिए तो जनसंघ के चुनाव जीतने के बाद पहली बार यहाँ से बीजेपी को जीत मिली थी। इस सीट पर 17 में हुए चुनाव में एक ही बार ये सीट जनसंघ के पाले में हुई। 17 चुनावों में एक बार केवल जनसंघ यहाँ से जीती थी। ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। इसके बाद ये सीट 2022 में पहली बार बीजेपी को मिली, जबकि इस सीट पर निर्दल तक चुनाव जीत चुके थे। 17 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अपना दल गठबंधन से चुने गए हरिराम चेरो को भी कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा सुनाई। उन्हें आर्म्स एक्ट का दोषी पाया गया। हालांकि तब तक हरिराम का कार्यकाल पूरा हो चुका था और वह बीएसपी में चले गए थे। 2022 में बीजेपी ने रणनीतिक कौशल आजमाया और ये सीट अपना दल को न देने का फैसला किया। बीजेपी ने इस सीट से 7 बार के विधायक रहे और पूर्व राज्य मंत्री विजय सिंह गोंड के शिष्य रामदुलार पर दांव चलाया। रामदुलार विजय सिंह का चुनाव संचालन किया करते थे। इसके बाद 2022 में ये सीट बीजेपी ने जीत ली। अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। 5 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज भी हैं। 4 में राहत मिली थी, 5वें में गड़बड़ा गया। तो ये है। अब देखिए इसी पेज पे, पेज नंबर 2 पे, जिसके जहाँ विधायक के बारे में डिटेल छपी है, इसके नीचे एक और खबर है, उत्तर प्रदेश से ही, आईपीएस डिपार्टमेंट से है। तो बड़ी गंभीर खबर है। थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ, सुना देता हूँ आपको कि प्रदेश की महिला आईपीएस ने अपनी इकाई के एडीजी और आईजी के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना की गंभीर शिकायत की है। शिकायत के बाद ही महिला अफसर निजी कारणों का हवाला देकर लंबी छुट्टी पे हैं। डीजीपी ने महिला डीजी को मामले की जांच सौंपी है। आरोपित अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है।
इस महिला ने 2 वरिष्ठ अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये हैं कि दोनों अफसर उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे, उनके कार्य क्षेत्र में बिना मतलब अड़ंगा डालते रहे, उनकी जाति को लेकर भी टिप्पणी की, और माना जाता है कि एक कोई महिला, उनके विभाग में कोई महिला हेड कांस्टेबल के साथ कोई घटना हुई थी, उसको लेकर इनको जिम्मेदार ठहरा रहे थे या इनको परेशान कर रहे थे, जो भी हो, जबकि उसका इनसे कोई लेना देना नहीं था। उसके साथ बदतमीजी भी की इन लोगों ने, महिला अफसर के साथ, बताया जा रहा है। और जो भी विभागीय कार्य होते थे उनको बाईपास करके उनसे, उनके जूनियर से बातचीत करते होंगे या काम कराते होंगे। तो ये मामला है, काफ़ी गंभीर मामला है। पहले एक महिला जज और अब एक महिला IPS, ये दोनों मामले हैं और बेहद गंभीर हैं। उम्मीद है कि इन दोनों में सच्चाई जो भी होगी वो सामने आएगी। क्या सच्चाई है, कितना आरोप, दोनों के आरोप में कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर ये सच निकलता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो ये था शनिवार का। अब देखिए, भारत सरकार ने एक चेतावनी जारी की है सैमसंग फ़ोन जो है उसके यूजर्स को, कि सरकार ने भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के जरिए सैमसंग डिवाइस के लिए सुरक्षा की चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि एंड्रॉयड वर्जन 11, 12, 13 और 14 पर चलने वाले सैमसंग स्मार्टफोन सुरक्षा खामियों की चपेट में हैं। फ़ायदा उठाकर हैकर्स आपके पिन तक पहुंच सकते हैं। एक आखिरी खबर है खेल से, और अपने रोहित पाजी से। रोहित पाजी को मुंबई इंडियंस की कप्तानी जो है उससे हटा दिया गया है, और हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस से गए थे मुंबई इंडियन में, उनको जो है उसका मुंबई इंडियंस की कमान सौंपी गई है IPL प्रतियोगिता के लिए। तो और आपको पता ही है कि T20 में जो है हार्दिक पांड्या संभालते हैं। 5 बार IPL चैंपियन बनी है मुंबई इंडियंस जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में, और इनकी कप्तानी में 13, 15, 17, 19 और 20 में मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है। हालांकि एक खिलाड़ी के तौर पे बने रहेंगे, ये कहना है मुंबई इंडियंस का, जो कल आया था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे या मतलब X पे। उसके बाद से ट्रोल होने लगी मुंबई इंडियंस, और रोहित शर्मा के समर्थकों ने जो है वो ट्रोल कर दिया, मुंबई इंडियंस धोखेबाज है, कुछ ऐसा करके, और बड़ा ही चर्चा रहा ये सोशल मीडिया पे। तो 1 दशक तक उन्होंने राज किया मुंबई इंडियन पे, और ये सवाल उठा कि अब वो वहाँ से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो जो मुंबई इंडियंस के सूत्र हैं उनका कहना है कि नहीं, ये खिलाड़ी के तौर पे वो टीम का हिस्सा बने रहेंगे। तो ये खबरें हैं। और हार्दिक पांड्या की बात करें तो गुजरात अपनी शुरुआती सीजन में खिताब जीतने में सफल रही थी। पिछले साल उससे हार गई थी चेन्नई सुपर किंग से, और इस बार भी उसके चांसेस हैं। तो ऑल द बेस्ट रोहित पाजी। 158 मैच खेले हैं रोहित शर्मा ने IPL में कप्तान के तौर पर, इसमें से 87 जीते हैं। 5 बार चैंपियन हुई है। महिला जयवर्धने जो मुंबई इंडियंस के हैं, उनका कहना है कि हम रोहित के असाधारण नेतृत्व के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनका कार्यकाल बेहद सफल रहा है। तो निश्चित रूप से सफल रहा है भाई। वर्ल्ड कप में भी हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 10 मैच जिताने का श्रेय भी रोहित शर्मा को जाता है एज ए कप्तान। तो आज की बतकही में बस इतना ही। मुझे लगता है ठीक ठाक हो गई है, आधे घंटे होने वाले हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, वीकेंड आपका अच्छे से बीते। हमारी अगली मुलाकात जो है वो अब सोमवार को होगी। कल संडे है, संडे को मैं नहीं आता हूँ जैसा कि आपको पता है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।